हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब रजा, योर केमिस्ट्री कोच। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो। ज्यादा बेहतर करने के लिए हम एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, फिर जैसा जैसा आप लोग बताओगे वैसा वैसा आगे करते चले जाएंगे। आज के पहले लेक्चर में अपना पहला टॉपिक होने वाला है इंडक्टिव इफेक्ट। आप लोगों को चमचमाता हुआ बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना लेक्चर। सबसे पहले बेटा जीओसी के चार पार्ट होते हैं। हमने जीओसी को चार पार्ट में बांट रखा है। जो इसका पहला पोर्शन है उसमें होता है टाइप्स ऑफ इफेक्ट। आप सबने ढेर सारे इफेक्ट पढ़ रखे होंगे। इंडक्टिव पढ़ा है, मीजोमेरिक पढ़ा है, रेजोनेंस पढ़ा है, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है। तो इसके अंतर्गत वो सारे इफेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट हमने इसको दिया है बेटा टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स। अब ये इंटरमीडिएट्स क्या होंगे, हालांकि आप लोगों में से सब जानते ही होंगे। कार्बोकटाइन हो गया, कार्बो एनाइन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम इफेक्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद कार्बोकटाइन पढ़ेंगे और इसी में कार्बोकटाइन, कार्बो एनाइन, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी पढ़ेंगे। इसलिए बिल्कुल हमने इसको सेपरेट कर दिया है। अगला पार्ट हमारा है टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अब बेटा रिएजेंट हमको पढ़ना है, अगर रिएक्शन पढ़नी है तो रिएजेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। रिएजेंट कौन होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। इसके बाद लास्ट में हमारा आता है टाइप्स ऑफ बेटा रिएक्शंस। अलग अलग तरीके की रिएक्शंस होती हैं। एडिशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं। इन सबको इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरी जीओसी को हमने चार पार्ट में बांट दिया है। पहला पार्ट आज स्टार्ट होने जा रहा है टाइप्स ऑफ इफेक्ट। और उसमें भी टाइप्स ऑफ इफेक्ट में कौन कौन से इफेक्ट हैं बेटा हमारे पास? सबसे इंडक्टिव इफेक्ट होता है। दूसरा कौन सा होगा? मीजोमेरिक होगा, या रेजोनेंस भी उसी के अंतर्गत आता है। हालांकि इसमें डिफरेंस है, आगे चल के सब डिटेल पढ़ेंगे बेटा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसी सीक्वेंस में बेटा पढ़ेंगे, सीक्वेंस बताना बहुत जरूरी है, इसीलिए छोटा सा यहां पर इंट्रो आपको दे रहे हैं। इसके बाद बेटा फिर सबसे लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने वाले हैं। इसी सीक्वेंस में हम लोग बात करेंगे। आज सबसे पहला अपना टॉपिक क्या हो जाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट में बेटा अगर हमारे पास मान लेते हैं ये एक कार्बन चेन है, इसमें कोई हम ग्रुप लगा देते हैं एक्स। ये कोई ग्रुप हो सकता है, सिर्फ एक एटम भी हो सकता है, मे बी एटम ग्रुप कुछ भी हो सकता है। दूसरी हमने कार्बन चेन ले ली, ये हमारे पास हमने इसमें लगा दिया वाई, ठीक है। एक में हम ये एजम्पशन कर लेते हैं X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और दूसरे में हम ये अज्यूम कर लेते हैं Y इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक बात है। तो यहां पर बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्यों अराइज होता है, किस वजह से डेवलप होता है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उससे इंडक्टिव इफेक्ट अराइज होता है। ठीक बात है। अब ये जो डिफरेंस होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए? कार्बन चेन के कार्बन में, और जो भी ग्रुप लगा दिया, एटम लगा दिया, उनके बीच में। अब सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? हालांकि आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप ईमानदारी से बताइएगा बेटा कि अगर ये हमारे पास जो आपको एक्स दिख रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस कार्बन से, तो ये क्या करेगा? ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा, खींच लेगा। ठीक बात है। ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। यहां पर क्या होगा भाई साहब? Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इस कार्बन से कम है, तो अब की कार्बन की बारी आई, कार्बन यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। अब ध्यान देना, यहां पर जब X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो मूवमेंट किधर था? ग्रुप की तरफ। इधर किधर डिस्प्लेसमेंट होगा? कार्बन की तरफ। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर क्या होगा? ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अब ये लास्ट वाला कार्बन इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा।
बात समझ में आ गई। पहली बात ये हुई कि इंडक्टिव इफेक्ट क्यों होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर उससे क्या होता है, सर उससे ये होता है, आप देखिएगा यहां पर क्या डेवलप हो रहा है। अगर इसने एक्स ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो ये नेगेटिव, कार्बन ने दिए तो ये पॉजिटिव। यहां पे आ जाओ, यहां पर कार्बन ने खींचे तो नेगेटिव, वाई ने दिए तो पॉजिटिव। अगर एडजेसेंट पर कभी नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाता है तो उसे बोलते हैं पोलराइजेशन। यहां पर बॉन्ड का पोलराइजेशन हो गया है, ध्यान समझिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्यों हो रहा है, पोलराइजेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। अच्छा वो पोलराइजेशन क्यों हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, कहता है डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट पोलैरिटी अलोंग द कार्बन चेन ड्यू टू एनी ग्रुप एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान समझ में आ रहा है, डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट पोलैरिटी, इस शब्द को पकड़िएगा, परमानेंट पोलैरिटी आती है इसमें, इसी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग परमानेंट इफेक्ट भी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, बात समझ में आ गई। क्यों होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसके किसके बीच में, कार्बन में और उसमें लगने वाले एटम या ग्रुप ऑफ एटम की वजह से। इससे क्या होता है सर, पोलैरिटी डेवलप होती है। पोलैरिटी कहां होती है, इसके जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। आइए बेटा फीचर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। तो बेटा सबसे पहला फीचर हम ये देखते हैं कि जो कार्बन कार्बन आपकी चेन दिख रही है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डीलोकलाइजेशन। बेटा शब्द को पकड़ना, यहां पर डिस्प्ले, इसी पर सवाल बनेगा। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, डीलोकलाइजेशन नहीं होता। डीलोकलाइजेशन जो होता है वो होता है आपका रेजोनेंस में। क्लियर है नहीं क्लियर है। और दूसरी बात, जो ये होता है वो किसमें होता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड में होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। यहीं पर दो तीन बातें और बताते हैं, जल्दी जल्दी बात को समझिएगा। बेटा किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट या डीलोकलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, आगे पॉइंट हमने दिया हुआ है लेकिन बताएंगे हम यहीं पर क्या होता है यहां पर बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है वो अपने ऑर्बिटल छोड़ के नहीं जाते। ध्यान दीजिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन कभी 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 नहीं, अपने इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं छोड़ के जाते, वो अपने ही ऑर्बिटल्स में रहते हैं, अपने ऑर्बिटल को कभी नहीं छोड़ते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। इंडक्टिव के दो तीन पॉइंट जल्दी जल्दी समझना। पहला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट होता है, यस। डिलोकलाइजेशन नहीं। किसका डिस्प्लेसमेंट होता है, सिग्मा का या पाई का, सिग्मा का होता है। तीसरा पॉइंट, क्या इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल्स को छोड़ते हैं, नहीं। बात समझ में आ रही है। अगला पॉइंट देखिए हमने यही दे रखा है, इट कैन ऑल्सो डिफाइंड एज पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड कॉज्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पहले ही बता रखा है, थोड़ी देर पहले ही आपको यह बता रखा है कि यहां पर स्लाइटली क्या आएगा, नेगेटिव, इसमें आएगा पॉजिटिव। ध्यान देना, यहां पर क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। बात आपके समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन इफेक्ट। ध्यान देना बेटा, रटने वाला पॉइंट है, रट लो। इंडक्टिव का एक और नाम होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन होता है, पोलराइजेशन होता है। अगर एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को भी पोलराइज कर देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है नहीं क्लियर है। अगली बात बेटा, अगला पॉइंट क्या है, करेक्ट, इट कॉजेस परमानेंट पोलराइजेशन इन मॉलिक्यूल। बात हो चुकी है, वही पॉइंट यहां पर है, परमानेंट पोलराइजेशन होता है, इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, परमानेंट इफेक्ट। ध्यान देना, इसमें पोलराइजेशन बाद में खत्म नहीं हो जाता, हमेशा के लिए होता है, इसीलिए इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है। अगला पॉइंट समझिएगा, करेक्ट, द इलेक्ट्रॉन्स नेवर लीव द ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये सारे फीचर्स याद रखिए। इंडक्टिव क्यों होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। उसमें होता क्या है, पोलराइजेशन हो जाता है।
किसमें? कोवेलेंट बॉन्ड का पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक बात है, इलेक्ट्रॉन या तो विथड्रॉ किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? फीचर में क्या क्या पॉइंट है? इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। दूसरी बात बेटा इसमें बताइए, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास अपने ऑर्बिटल को छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते, अपने ऑर्बिटल में रहते हैं। इसका एक और नाम क्या होगा? ट्रांजिशन होता है। ये सारी बातें आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। क्लियर है? ट्रांसमिशन, सॉरी, क्लियर है नहीं क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा? आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस एंड इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। आपने शुरुआत में एक बात को ऑब्जर्व नहीं किया सर हमने जो कार्बन बनाए थे वो सिर्फ 3 कार्बन बनाए थे और उसमें हमने एक ग्रुप लगाया था, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा था, फिर हमने 2 ही एरो बनाए थे, फिर हमने एक एरो बनाया था। आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो पीछे करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए बेटा, ग्रुप से जितनी डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज होगी, उतना इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा बेटा? डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और एक और बात बता दें, 3 से 4 कार्बन तक ही बस इसकी इफेक्टिवनेस होती है, इससे आगे इंडक्टिव इफेक्ट नलीफाई हो जाता है, खत्म हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ या ना बोलो? बहुत अच्छी बात है। अगला पॉइंट, द इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑलवेज ऑपरेटिव थ्रू सिग्मा बॉन्ड। बता चुके हैं थोड़ी देर पहले, इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ किसमें ऑपरेट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है सर? डीलोकलाइजेशन या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। ये सारी बातें याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन क्या अपना ऑर्बिटल छोड़ते हैं? नहीं, कभी नहीं, कदाचित नहीं। ध्यान दीजिएगा, सारे फीचर्स को अच्छे तरीके से समझ पाओगे तभी सवाल अच्छे से लग पाएंगे। आई थिंक आपको इंडक्टिव इफेक्ट ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक बात है। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरीके के होते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बेटा जो होता है वो हमारे पास 2 तरीके का होता है। अब कैसे 2 तरीके का होता है? ध्यान दीजिएगा, जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा उसको हम बोलते हैं, एक को प्लस आई बोलते हैं, एक को माइनस आई बोलते हैं। सर ये प्लस आई और माइनस आई क्या है? बेटा, अगर कार्बन चेन में ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो माइनस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। सर प्लस आई वाला कौन सा ग्रुप होगा? सर प्लस आई में ऐसा ग्रुप लगाया जाएगा जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा, उसे हम लोग बोलते हैं प्लस आई। और जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस आई। जाहिर सी बात है, जो माइनस आई होगा वो ग्रुप कौन सा होगा? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, तभी तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और जो हमारे पास प्लस आई वाला ग्रुप होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले हम माइनस आई इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। माइनस आई के ग्रुप कौन होते हैं? आपको बता चुके हैं। माइनस आई के ग्रुप कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आप जरा समझिएगा कि जो ये आपकी जो टेबल बनी हुई है, ये जो ऑर्डर बना हुआ है, आधे से ज्यादा बच्चे इस ऑर्डर को देख के मर जाते हैं। कहते सर यही नहीं याद हो रहा, सवाल कैसे लगेंगे? अब हम आपको जो तरीका बता रहे हैं उस तरीके को समझना, सवाल भी लगेंगे, ऑर्डर भी याद होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहले आज ही अभी नया नया खोज के लेके आए हैं, आज ही की उपज है बेटा। आज कौन सी तारीख है? आज है संडे 1 फरवरी, आज ही के दिन की ये उपज है और यूट्यूब पे और कहीं पे आपको मिलेगा नहीं। नई बात बताने जा रहे हैं। देखो, इस ग्रुप को याद करने का तरीका ये है, ऐसे हम आपको लिख के बताते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन के ग्रुप लिखो। ऑक्सीजन के ग्रुप में कौन होगा? आप OR2 प्लस को लिख सकते हो, फिर OH2 प्लस को लिख सकते हो। ध्यान देना, सबसे ज्यादा माइनस आई OR2 प्लस,
फिर OH2, उसके बाद नाइट्रोजन के जितने हैं सारे लिख डालो। अब नाइट्रोजन में आप इसको NF3 से, जो इसमें है उससे हम कुछ बढ़ा भी रहे हैं कुछ घटाएंगे भी। एक होता है NF3 प्लस, उसके बाद आप लिख सकते हो NR3 प्लस, उसके बाद आप लिख सकते हो NH3 प्लस। ठीक बात है, ये आपके ग्रुप हो गए। और उसके बाद लास्ट में नाइट्रोजन का एक और हो गया NO2। अब मेरी बात समझना, इतने आपने कर लिए, पहले ऑक्सीजन वाले फिर नाइट्रोजन वाले। ऑक्सीजन में OR2 प्लस, ठीक है ना, OH2 प्लस, फिर नाइट्रोजन में NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस और NO2। अब यहां से आपको एक और बात बता रहे, बढ़िया बात बता रहे, ध्यान दीजिएगा। अब कौन होगा इसके बाद? साइनाइड। ठीक बात है, साइनाइड के बाद कौन हो जाएगा बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद कौन हो जाएगा? ध्यान देना बेटा, एल्डिहाइड के बाद हो जाएगा ये आपके पास ये, ठीक है ना। एल्डिहाइड के बाद हो जाएगा COR। क्लियर है नहीं क्लियर है? ध्यान देना बेटा। उसके बाद हमारे पास कौन हो जाएगा? COOH। फिर कौन हो जाएगा? अच्छा, यहां पे फ्लोरीन क्लोरीन हम इसमें हेलोजन X लिखे दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कौन हो जाएगा? हेलोजन के बाद फिर हमारे पास OR होता है। बेटा ध्यान दीजिएगा, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनको याद करना बहुत जरूरी है। अभी पूरा आप ग्रुप आसानी से याद करोगे, अच्छे से समझाएंगे बेटा। OR के बाद किसको लिखोगे बेटा? OH लिख लो। ठीक बात है। OH के बाद आप किसको लिख लोगे? ध्यान देना, जो जो हम लिख रहे हैं बताना। इसके बाद एक और ग्रुप बढ़ा लो, NH2 ग्रुप बढ़ा लो, उसमें नहीं है, यहां पे हम लिखे दे रहे हैं। फिर उसके बाद एक और ग्रुप बढ़ा लो, उसके बाद हमारे पास क्या है? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर बेटा इसके बाद एक और ग्रुप आप लगा लो, C6H, जो एराइल लिखा है वो ये ग्रुप होता है। और लास्ट में आप जो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपने ऊपर वाली एक लाइन तो अच्छे से याद कर ली। कैसे? पहले ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, पहले ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन में OR OH, फिर उसके बाद नाइट्रोजन में NF3 NR NH NO2। बात खत्म। फिर यहां पे आ जाओ, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, हैलाइड। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? ईथर। ये हमारे पास क्या है? एल्कोहल। बीच में देखो थियो एल्कोहल थे, वो आप अपने आप याद कर लेगा, वो याद भी हो जाएंगे। ईथर और एल्कोहल के बीच में थियो एल्कोहल थियो ईथर आ जाएंगे। फिर कौन हो जाएगा? NH2, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद फिर हमारे पास एराइल ग्रुप, और फिर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। सर इसको कैसे याद करें? कुछ तो ट्रिक बताओ। तो बेटा आज ही इजाद की है, अभी 2 घंटे पहले इजाद की है, जरा समझना, अच्छे से समझ पाना। तो CN कहो, किससे कहो? कीटोन को। CN कहो कीटोन को समझ में आ रहा है? C डबल बॉन्ड OH को। X और X समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा होगा X और एल्कोहल, एल्कोहल या कहो दारू कह सकते हो। X और एल्कोहल नहीं चाहिए। बतिया समझ में आई कि नहीं आई? फिर से समझो, साइनाइड कहो, एल्डिहाइड, ये हमारे पास क्या है बेटा? ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। साइनाइड कहो कीटोन, साइनाइड को कीटोन कहो, X और एल्कोहल नहीं। अब आगे इसको चाहो आप कह दो चाहिए, या आप ना भी कहो। इतनी बात अगर आपको याद हो गई तो आप पूरा ग्रुप आपको याद हो जाएगा। ये हमारे पास क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है बेटा? साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन को, X और एल्कोहल नहीं चाहिए। साइनाइड, ध्यान से देखना बेटा, साइनाइड कहो कीटोन को, साइनाइड कहो कीटोन को, X और एल्कोहल नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? 2-3 बार ये याद करोगे, आपको पूरा ग्रुप बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। क्या बेटा? साइनाइड, साइनाइड कहो कीटोन को, साइनाइड कहो कीटोन को, X और एल्कोहल नहीं चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद एराइल ग्रुप, फिर हमारे पास डबल बॉन्ड। बहुत इजीली से ये ग्रुप याद हो गए। इससे पहले कौन से ग्रुप थे बेटा? O वाले और N वाले। O में OR प्लस,
फिर OH प्लस, ऐसे याद कर लो। फिर उसका NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, NO2। फिर कौन हो जाएगा? साइनाइड कहो कीटोन को। किससे कहेगा? साइनाइड कहो कीटोन को X और अल्कोहल नहीं चाहिए। चलिए बेटा, प्लस आई इफेक्ट देखते हैं। प्लस आई इफेक्ट कौन कौन शो करता है? ध्यान दीजिएगा, द ग्रुप विच रिलीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज प्लस आई ग्रुप एंड इफेक्ट इज प्लस आई इफेक्ट। ये बात अपनी हो चुकी है, आपको हम बता चुके हैं। अब बेटा ये याद करना बहुत जरूरी है, याद करना बहुत आसान है। एक तो ये हमारे पास O माइनस वाला होता है, ध्यान देना ये O माइनस, इसको ध्यान देना, ये एसिड नहीं है। एसिड होता तो ये माइनस आई शो करता। ये हमारे पास COO माइनस है, इसको चाहो तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, ये हमारे पास इस पे नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? उसके बाद फिर देखना बेटा, जो प्लस आई वाले हैं बहुत आसान है, जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा प्लस आई हो जाएगा। ये हमारे पास टर्शरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, फिर मिथाइल है। इसमें भी बेटा अगर तरीके से बहुत आराम आराम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। माइनस आई पढ़ा, माइनस आई की एक शानदार ट्रिक अभी आपको हमने बताई। अब प्लस आई, प्लस आई में बहुत सिंपल है, O माइनस ले लिया, CO माइनस ले लिया, अगर चाहो तो इससे पहले एक और लिख लो बेटा CH2 माइनस। अगर ये हमारे पास आ जाए तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्लियर है? निगेटिव जिसपे चार्ज होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। अब एक सवाल है, सवाल ये है सर हाइड्रोजन को कहां रखें? तो हाइड्रोजन को ऐसे हम लोग जीरो मानते हैं, ना वो प्लस आई होता है ना वो माइनस आई होता है। ऐसे समझिए, माइनस आई जहां पे एंड होता है वो हाइड्रोजन है, उसके बाद से प्लस आई शुरू होता है। तो बेटा हाइड्रोजन जो है ये आपको दिख रहा होगा, द हाइड्रोजन एटम इज रेफरेंस फॉर प्लस आई एंड माइनस आई सीरीज। द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन is assumed to be zero। ये बिल्कुल जीरो माना जाता है, ये माइनस आई और प्लस आई के मिड में आता है, बीच में आता है। बात समझ में आ गई? तो बेटा ये रहा अपना इंडक्टिव इफेक्ट की जो आपको जानकारी दी है वो। अब इस पे अभी क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद फिर इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले कुछ इंडक्टिव इफेक्ट के बेटा हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमने अपने हाथ से लिखा हुआ है आपके लिए। ध्यान देना, ये आप लोगों के लिए भी जरूरी है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा यह जा सकता है कि सर ये बताइए, ये OR2 की जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है माइनस आई, ये OH2 से ज्यादा क्यों होता है? NR3 प्लस का NH3 से क्यों ज्यादा होता है? OR का OH से ज्यादा क्यों होता है? ध्यान देना, जिसमें जिसमें R लगा है उसका इंडक्टिव नेचर ज्यादा है। जो माइनस आई भी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया उसमें माइनस आई ज्यादा है, किसका? जिसमें जिसमें आर लगा है। सर इसका रीजन क्या होता है? रीजन पूछा गया है बेटा, रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चन जो आते हैं उसमें इसकी इंपॉर्टेंस है, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा। ध्यान देखिएगा, हम पहले से बना के लेके आए हैं, ये हमारे पास NR3 है, 3 R ग्रुप लगे हुए आपको दिख रहे होंगे। सर इससे क्या होगा बेटा? इसके चारों तरफ जब वाटर जाएगा, चूंकि वाटर के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, वो इसके प्लस को देख के अट्रैक्ट होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन, या इसको हाइड्रेशन भी आप बोल सकते हो। जब कोई कंपाउंड पानी में जाता है तो पानी चारों तरफ उसके एक लेयर बनाता है, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। और कोई सॉल्वेंट होगा तो उसके लिए क्या बोलेंगे? सॉल्वेशन। अब ध्यान देना, NR3 जब पानी में तो उसके चारों तरफ वाटर आएगा, NH3 जब जाएगा उसके चारों तरफ भी वाटर आएगा, वाटर दोनों जगह पे आएगा। लेकिन जब NR3 के चारों तरफ वाटर आ रहा होगा तो इसके ये बल्कि ग्रुप जो है इसको रिपेल करना शुरू कर देंगे, तो ज्यादा वाटर इसके चारों तरफ नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसका सॉल्वेशन कम हो जाएगा। अगर NH3 है, आपको दिख रहा होगा यहां पर जो NH3 है, ये NH3 प्लस, इसके चारों तरफ वाटर देखिए बहुत ढेर सारे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, और हाइड्रोजन हिंड्रेंस नहीं पैदा करता। हिंड्रेंस कौन पैदा करेगा? बल्कि ग्रुप।
बात समझ में आ रही है? तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा तो जिसकी वजह से सॉल्वेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सॉल्वेशन कम हो जाएगा तो इसका पॉजिटिव बचा रह जाएगा, पॉजिटिव बचा रह जाएगा तो इसका पॉजिटिव पार्ट भी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इसका माइनस आई भी इंक्रीज करेगा। अब कोई अगर सवाल कर दे आपसे कि सर NR3 का जो माइनस आई है वो ज्यादा होता है NH3 से, इसका क्या रीजन है, तो उसका रीजन क्या होगा, सॉल्वेशन। और सॉल्वेशन जो है NR3 का कम होता है, NH3 का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। NR3 का कम क्यों होगा सर, क्यों होगा बेटा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आता है। बात समझ में आ गई? यहां पे क्या होगा बेटा, हिंड्रेंस कम होगा तो सॉल्वेशन ज्यादा हो जाएगा, और अगर सॉल्वेशन ज्यादा हो जाएगा तो इसका नेगेटिव पार्ट कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी और माइनस आई भी कम हो जाएगा। बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, ये रीजन और असर्शन में आने वाला क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। चलिए थोड़ा बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर अब हम बेटा इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बेटा पढ़िएगा और समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहा है इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, अब आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहले आपने डीलोकलाइजेशन देखा, हमने सिखाया है इंडक्टिव में डीलोकलाइजेशन नहीं, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे में फिर डीलोकलाइजेशन दिखा रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तीसरा आ रहा है, कह रहा है डिस्प्लेसमेंट है वो भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, बिल्कुल सही बात है सर, यही तो अभी हमने पढ़ाया आपको कि हमारे पास जो इंडक्टिव होता है उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, पाई का कोई लेना देना नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, नहीं क्लियर है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़िए। कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? 4 स्टेटमेंट है, सबको पढ़ना और आपको बताना है। पहला ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सही, अलोंग अ कार्बन चेन बिल्कुल सही, एंड डेवलप पार्शियल चार्ज ऑन एटम बिल्कुल सही। पहला ही ऑप्शन हमको सही मिल गया है, इसी को हम करेक्ट मान देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हालांकि 3 ऑप्शन और आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको इसमें इनकरेक्ट, सर तीनों ही इनकरेक्ट मिलेंगे। हम अब टाइम बचाने की वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक बात है। कोई भी डाउट हो आप लोग एनी टाइम हमको कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आप सबके पास नंबर है, टेलीग्राम का हम इसमें लिंक दे देंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाइए। कोई भी दिक्कत हो तुरंत के तुरंत शेयर करिए, क्लियर है, पूरा जो है निवारण किया जाएगा, ठीक है ना, समस्या की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव। ध्यान देना, जो हमारे पास माइनस आई वाले होंगे वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेंगे, और जो प्लस आई वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब ध्यान देना, इसमें पहले में CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ये भी प्लस आई होगा, ये भी प्लस आई होगा, बहुत बढ़िया बात है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहला वाला तो करेक्ट है, हमसे पूछा क्या गया है बेटा, इनकरेक्ट। अगला आते हैं बेटा, एसिड लगा हुआ है, क्या है, COOH, बहुत अच्छी बात है। COOH जो होता है माइनस आई होता है, और माइनस आई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। डायरेक्शन चेक करो, बहुत बढ़िया, COH की तरफ ही है, मतलब ये भी करेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। अगला चलते हैं बेटा, ध्यान देना, दिस इज नॉट एसिड, ये एसिड नहीं है, ये हमारे पास क्या है, COO माइनस, अभी पढ़ाया हुआ है। ये हमारे पास प्लस आई शो करेगा,
और जो प्लस आई शो करता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, एरो आपको दिख रहा है, मतलब ये भी करेक्ट है। इसका मतलब यही हमारे पास अभागा ऐसा है जो इनकरेक्ट है। क्लियर है नहीं क्लियर है? आप चेक भी कर सकते हो यार, देखो यार CH3 प्लस आई होता है रिलीज करेगा, ये इधर क्या हो रहा है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, मतलब ये इनकरेक्ट होगा और इनकरेक्ट है। विडंबना देखो यही सही भी है, इनकरेक्ट भी है और सही भी है। क्लियर है नहीं क्लियर? क्योंकि हमसे पूछा ही इनकरेक्ट। अगला सवाल करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल ग्रुप हैज द मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट। सर मैक्सिमम प्लस आई किसके पास होगा? जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, है ना, जिसके पास एल्किल ग्रुप ज्यादा होंगे। एल्किल ग्रुप किसके पास ज्यादा होते हैं? सबसे ज्यादा टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। हम इसको चेक करते हैं तो हमको पहला ऑप्शन दिख गया बेटा, सेकंड ऑप्शन ये देखो टर्शरी है, टर्शरी वाले पर सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ गया, करेक्ट डिक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट ऑफ गिवन ग्रुप। अच्छा एक बात और बता दें, वो जो हमने आपको माइनस आई की एक ट्रिक बताई थी, हमने कहा सबसे पहले ओ वाले OR OH, अब OR2 प्लस OH2 प्लस वो तो आप सीख ही गए हो ना। फिर हमारे पास नाइट्रोजन वाले NF3 NR3 NH3 NO2, खत्म फिनिश। फिर हमने एक ट्रिक बताई साइनाइड, फिर इसके बाद एल्डिहाइड, फिर हमारे पास कीटोन। हमने कहा था साइनाइड कहो कीटोन, याद है नहीं याद है? को है क्या है, उसके बाद एसिड, और एसिड के बाद क्या था? हैलाइड। हैलाइड के बाद क्या था बेटा हमारे पास एक्स के बाद क्या था? एल्कोहल। एल्कोहल के बाद हमारे पास क्या था? और के बाद क्या था हमारे पास? NH2। NH2 सबसे लास्ट में आ रहा था। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये पूरा हमने सीक्वेंस आपको ट्रिक के फॉर्म में आज ही ट्रिक बनाई है यार, थोड़ा थोड़ा हम भी भूल रहे हैं, बस अभी 2 घंटे पहले ही ट्रिक बनाई है। पूरी ट्रिक आपको अच्छे से लिख के भी हम भेज देंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? आप पीछे जाइए और ट्रिक को फिर से एक बार देखिए और फिर इस सवाल को ट्राई करिए। सबसे लास्ट में कौन जाएगा? NH2, क्योंकि CN है, NO2 है, Cl है। अच्छा NO2 तो पहले ही आ जाता था, ये हमको मालूम है। NO2 के बाद फिर कौन आता था? CN आ गया, ये भी हमें मालूम है। CN के बाद कौन आएगा? CN के बाद हैलोजन आ रहा था, ये भी हमको मालूम है। और लास्ट में कौन आ जाएगा बेटा? हमारे पास NH2 आ जाएगा। कोई ऑप्शन इसमें मिल रहा है? NH2 थर्ड लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन है। देखो थोड़ा दिमाग आप भी लगाओ, कुछ एक चीजें अगर याद होगी तब भी आपका एग्जाम में सवाल लगा। अगर आपको सिर्फ इतना ही मालूम होता कि NH2 इसमें सबसे लास्ट में आता है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा हमको दिख रहा है कि जिसमें थर्ड लास्ट में है, वो ऑप्शन फोर्थ। क्लियर है नहीं क्लियर है? थोड़ी बुद्धि लगाइए, नीट के एग्जाम के लिए बहुत सारी टिप्स आपको देने वाले हैं। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। फिर देखो आपके पास ट्रिक आपके सामने है, ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ट्रिक के थ्रू ये सवाल जरूर लगाइएगा, ट्रिक याद रखिएगा बेटा, पीछे जाइए, ट्रिक देखिए, सवाल लगाइए। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगला सवाल क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये कह रहा है प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बोकटाइन, प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बन फ्री रेडिकल, माइनस आई ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बन आयन। देखो अभी हमने आपको इंटरमीडिएट तो पढ़ाया नहीं, ना कार्बोकटाइन पढ़ाया, ना कार्बोनाइन पढ़ाया और ना फ्री। इसको सवाल यहां से मिसप्लेस हो गया है, ठीक है। तो अभी मेरे कहने पे आप ये याद, चलिए आपको थोड़ी सी हिंट दे देते हैं, बता भी देते हैं। चाहे कार्बोकटायन हो चाहे कार्बोएनायन हो, ठीक है ना, अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात की जाएगी तो चार्ज किसी की खोपड़ी में अच्छा नहीं लगता, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। स्टेबल वही है जिसके सिरदर्दी नहीं है, मतलब जिसके ऊपर चार्ज नहीं है। तो ये पॉजिटिव स्टेबल तब होगा जब इसका पॉजिटिव कम होगा, ये कार्बोएनायन तब स्टेबल ज्यादा होगा जब इसका एनायन कम, मतलब नेगेटिव चार्ज कम होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हमने कोई प्लस आई वाला जोड़ा ग्रुप, कोई भी ग्रुप जोड़ दिया, तो प्लस आई क्या करेगा भाई साहब? प्लस आई और इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका कार्बन का जो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, वो कम होगा। जब इसका चार्ज कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब प्लस आई वाला कार्बोकटाइन को क्या करेगा बेटा? अभी हम पूरी डिटेल बात नहीं बता रहे, आपको अलग से एक लेक्चर देंगे, परेशान मत होना। इस सवाल के लिए थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे आइए,
कार्बो एनायन में अगर हमने इसमें कोई माइनस आई वाला ग्रुप लगा दिया तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा मतलब इसका नेगेटिव डिक्रीज करेगा, मतलब ये स्टेबल होगा। मतलब प्लस आई कार्बोकटायन को स्टेबल करता है और माइनस आई कार्बो एनायन को स्टेबल करता है। अब ऑप्शन पढ़ो, कह रहा है प्लस आई किसको स्टेबलाइज कर रहा है, कार्बोकटायन को, बिल्कुल सही। माइनस आई किसको स्टेबलाइज कर रहा है, कार्बोनाइन को, बिल्कुल सही। और प्लस आई जो है फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज कर रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। ये सब बातें आपसे चर्चा करेंगे कहां पर, जब इंटरमीडिएट पढ़ाएंगे डिटेल में। इसका मतलब आप मेरे कहने पर ये मान लीजिए अभी जो आपको सिखाया है उसके तहत इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, ऑल ऑफ दीज का हो जाएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? चलिए अगला पढ़ते हैं। कह रहा है कि CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है। कह रहा है विच ऑफ दीज ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट, कह रहा है विच ऑफ दीज ग्रुप हैज प्लस आई, इसके में किसके पास प्लस आई है। अभी बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दो सीरीज बताई थी, एक माइनस आई वाली और एक प्लस आई वाली। माइनस आई में देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता था, और जो हम माइनस आई में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता था, और सिंगल बॉन्ड वाला मतलब जो हमारे पास एल्केन होता था वो हमारे पास प्लस आई में आ रहा था। कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है? सिंपल सी बात है, CH3 प्लस आई वाला होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? अगला बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग यहां पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। किसके एप्लीकेशन? इंडक्ट। अभी हमने पूरा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ाया बेटा थोड़ा उसमें वीडियो में थोड़े ग्लिचेस आ रहे हैं बेटा, अभी पहला लेक्चर शूट हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर से ये सारे ग्लिचेस ठीक हो जाएंगे। अभी जो है थोड़ा जो ग्लिचेस आ रहे हैं वो क्लियर कर दिएंगे, परेशान ना होइए, आप बस जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़िए, कंटेंट को एंजॉय करिए। जो हमने आपको कंटेंट और इतना सलीके से बनाया उसको बड़ा बेटा थोड़ा अप्रिशिएट करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बेटा, बहुत मेहनत से आपके लिए एक एक क्वेश्चन एक एक चीज हम लिख रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है ना। अभी हमने पूरा इंडक्टिव पढ़ा, इंडक्टिव क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इंडक्टिव कितने तरीके के होते हैं, और उसके कुछ क्वेश्चंस की। अब एप्लीकेशन की बारी आ रही है। इंडक्टिव हम पढ़ क्यों रहे हैं, इंडक्टिव से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, इंडक्टिव हमें क्यों चाहिए। बेटा इंडक्टिव से हम तीन चीजें पढ़ेंगे। एसिडिक हमारे पास स्ट्रेंथ है, उसके बारे में डिटेल बात होगी, एसिड कौन होते हैं और इसकी स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाए। बेसिक स्ट्रेंथ की बात होगी, किसके थ्रू, इंडक्टिव के थ्रू। और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट लाइक कार्बोकटायन, कार्बोएनायन, इनकी सबकी बात होगी। तो ध्यान देना, अभी जो यहां पर हम पढ़ेंगे सिर्फ दो टॉपिक पढ़ेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। सर इसको कहां पढ़ाएंगे आप, तो बेटा पूरा एक लेक्चर आएगा किस पर, इंटरमीडिएट का, वहीं पर इसको डिस्कस करेंगे, वहीं पर इसको आपको समझाएंगे, परेशान होने की बात नहीं है। आइए बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं एसिड कौन होते हैं। ध्यान से समझिएगा बेटा, टॉपिक में बहुत मजेदार है, समझने वाली बात है, अच्छे से समझिएगा बेटा। एसिड कौन, मान लिया हमने ये लिख दिया, हमने कहा ये HA एसिड है कि नहीं, तो पहले तो आपको हम कुछ बातें बता दें। एसिड कौन होते हैं इसके लिए कई सारी थ्योरी आई, आर्हीनियस की थ्योरी आई, ब्रोंस्टेड एंड लॉवरी की थ्योरी आई, और लुइस की थ्योरी आई। ये सारी थ्योरीज आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ी होंगी। यहां पर जो हम बताने जा रहे हैं ये प्रेरित है आर्हीनियस से। ऑर्गेनिक में जो बातें होंगी वो किससे प्रेरित होती हैं, ज्यादातर आर्हीनियस से, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर एसिड कौन होते हैं, तो आप ये कहना जो H+ रिलीज करते हैं वो एसिड होते हैं। जो भी H+ रिलीज करेगा वो एसिड होगा, H+ देगा, ध्यान देना, सबके बस की बात नहीं H+ देना, जो H+ देगा वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और एसिड के साथ साथ यहां पर सर कुछ बना है, ये हमारे पास ये कुछ A- बना है, इसको आप एनायन कह सकते हो, हमने ऐसे हाइपोथेटिकल लिया है। ये हमारे पास एसिड तब कहलाएगा जब ये H+ रिलीज करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यहां पर जो ये बना है, ये बना है एनायन, किससे बना है, इस एसिड से बना है, ध्यान दीजिएगा बेटा, इस एसिड से बना है।
एसिड से जो एनायन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बेटा? बेस। जाहिर सी बात है, ये H प्लस रिलीज कर, अच्छा ऐसे देखो, ऐसे देखो, हम जैसे बता रहे हैं, देखो अगर आप इस साइड से, मेरी तरफ देखना, इस साइड से अगर देख रहे हो तो क्या हो रहा है, समझने के लिए बता रहे हैं, इस साइड से देखो क्या हो रहा है, जो HA है वो H प्लस रिलीज कर रहा है और साथ में A माइनस दे रहा है, तो इसका मतलब ये एसिड हो जाएगा। और अगर ऐसे देखो तो ये A माइनस H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। सर ये बेस जो है वो इस एसिड से निकला है? हाँ सर निकला है, तो कुछ रिश्ता तो होगा इसका। अब आप लोग बताइए ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है कांजुगेट। क्या बोलता है बेटा इसे? कांजुगेट। हाँ, नॉस्टैल्जिया मत चले जाना, पता लगा आप लोग टीवी सीरियल में पहुंच गए, ये रिश्ता क्या कहलाता है, या कोई अपने रिश्ते ढूंढने लगना। इनका रिश्ता बता रहे हैं। एसिड से चूंकि ये बना हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कांजुगेट बेस। तो हर एसिड का एक कांजुगेट बेस होता है। एसिड का कांजुगेट बेस बनता कैसे है सब? बहुत आसान है। ये वाटर है, इसमें से आप एक H प्लस को माइनस कर दो, क्या बन गया? OH माइनस। सर ये एसिड हो गया, क्यों एसिड है? H प्लस दिया है, ये इसका कांजुगेट बेस हो गया। हाँ या ना बोलो बेटा? ये हमारे पास HCl है, इसमें से एक H प्लस आप निकाल दो, किसी भी एसिड से H प्लस निकालोगे तो उसका क्या बन जाता है बेटा? कांजुगेट बेस बन जाता है। मेरी बात पूरी तरह समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एसिड कौन होते हैं ये समझ में आ गया? एसिड कौन होते हैं सर? जो H प्लस रिलीज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड। और जो उसका एनायन बनता है वो उस एसिड का कांजुगेट बेस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कांजुगेट बेस कहलाता है। बात पूरी तरीके से समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब अगला सवाल ये होता है, सर हमको ये तो समझ में आ ही गया कि एसिड कौन होते हैं। अगर हमसे ये पूछ दिया जाए कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, स्ट्रेंथ मतलब एसिड की कितनी ताकत है, मतलब वो कितना एसिडिक है, कम एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक है, ये कैसे पता चलेगा? तो बेटा इसको जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज होती है, जो ये कांजुगेट बेस होता है इसकी स्टेबिलिटी बताती है। ध्यान देना, इसकी स्टेबिलिटी बताएगी कि हमारे पास वो एसिड कितना स्ट्रांग है। किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ जानने के लिए हम लोग क्या देखते हैं बेटा? जो कांजुगेट बेस होता है उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। जितना ज्यादा कांजुगेट बेस स्टेबल हो जाएगा उतना ही हमारे पास एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। बात यह समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? क्लियर नहीं क्लियर? एसिड कौन होते हैं समझ में आया? अब जो आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है वो अलग बात है, वो तो देखते रहिएगा आप लोग। यहां पे जो हम ना ऑर्गेनिक वाला है वो उठा रहे हैं। एसिड कौन होता है समझ में आया? जो H प्लस देगा वो एसिड हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? एसिड की स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? उसके कांजुगेट बेस की स्टेबिलिटी से। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ हम निकालने चले, अब हमको देखना क्या है? जो उसका कांजुगेट बेस है उसकी स्ट्रेंथ। अब उसमें एक प्रॉब्लम आई, कहीं कहीं पर हमको ऐसा मिला कि सारे कांजुगेट बेस अलग अलग थे, और कहीं कहीं पर ऐसा मिला सारे कांजुगेट बेस एक जैसे थे। तो जहां पर कांजुगेट बेस एक जैसे थे उसको निकालने का तरीका कुछ और था, जहां पर कांजुगेट बेस अलग अलग मिले उसको निकालने का तरीका और है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं बेटा, एग्जाम्पल जरा समझने की कोशिश करिएगा। जब हमारे पास कांजुगेट बेस कैसे हैं? डिफरेंट है। जैसे अगर इसमें आप इसका कांजुगेट बेस बनाओगे, इसमें H निकालो, क्या बनेगा? CH3 माइनस लगाओ। इसमें H निकालो, क्या बनेगा? NH2 माइनस लगाओ। इसमें बेटा क्या बनेगा? OH माइनस लगाओ। इसमें क्या बनेगा? F माइनस लगाओ। ठीक है, ये हमने इसके क्या बना दिए? कांजुगेट बेस बना दिए। हालांकि ये बनाना जरूरी नहीं, आगे समझाएंगे बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट तो समझो, फिर यहां से भी निकाल लाएंगे आपको। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब एक बात बताओ, ये निगेटिव इस कार्बन पर, ये निगेटिव इस नाइट्रोजन पर, ये निगेटिव ऑक्सीजन पर, ये निगेटिव फ्लोरीन पर दिख रहा है, ठीक बात है। इन सबके कांजुगेट बेस अलग अलग है, इसमें कार्बन वाला, इसमें नाइट्रोजन वाला, इसमें ऑक्सीजन वाला, इसमें फ्लोरीन वाला।
यहां पर देखो, इसका कॉन्जुगेट बेस F माइनस, इसका क्या बनेगा Cl माइनस, इसका क्या बनेगा Br माइनस, इसका क्या बनेगा बेटा I माइनस। क्लियर नहीं क्लियर? इस सब में भी कॉन्जुगेट बेस अलग अलग है, तो इसमें स्ट्रेंथ निकालने का तरीका कुछ और है। धीरे धीरे समझना, अच्छे समझना। जहां कॉन्जुगेट बेस अलग अलग आ जाए उसको निकालने का तरीका कुछ और है। और यहां पर देखो बेटा, इसका H हटाओ माइनस लगाओ, H हटाओ माइनस लगाओ, H हटाओ माइनस लगाओ, सब में देखो CO माइनस CO माइनस CO माइनस, दिख रहा नहीं दिख रहा है? बट नेचुरल आपको दिख ही रहा होगा। इसमें देखिए सब में कॉन्जुगेट बेस क्या है हमारे पास सेम है, और जहां कॉन्जुगेट बेस सेम है उसको निकालने का तरीका कुछ और होता है। पूरी अच्छी तरीके से गहराई से बात समझिएगा बेटा, किसी किताब में नहीं मिलेगा। मेरे लेक्चर बनाए हुए हैं बेटा, एक एक चीज हमने बहुत संभाल संभाल के बतानी है आपको। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इसको निकालने का तरीका इसको अलग, इसको निकालने का तरीका अलग। अब एसिडिक स्ट्रेंथ हम निकालने जा रहे हैं कब? जब कॉन्जुगेट बेस क्या हो डिफरेंट हो। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, जब दोनों अलग अलग हो। अब जब दोनों अलग अलग हो तो हम लोग क्या कर, ध्यान दीजिएगा बेटा, जब दोनों अलग अलग हो मतलब कांजुगेट बेस सबके अलग अलग हो, हम देख के ही बता सकते हैं। जैसे हमसे उसने कहा कि CH4 है, NH3 है, H2O है, HF है। हमसे कहा कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ आप अरेंज करके बताओ। हमने पहले ही दिमाग लगा लिया। अब देखो ये बात आपका रिफ्लेक्स की हो जाएगी एग्जाम में, ये सब तमाशा करना नहीं कि मतलब आप कांजुगेट बेस बना रहे हो। अपने दिमाग में सोचो यार, इसमें कार्बन पे नेगेटिव, इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव, इसमें ऑक्सीजन पे, इसमें फ्लोरीन पे, मतलब नेगेटिव सब हर एटम पर अलग अलग है, मतलब कॉन्जुगेट बेस सबका अलग अलग है। इधर आ जाओ, यहां पर F पे, यहां पर Cl पे, यहां पे Br पे, यहां पर I पे, इसका मतलब यहां पर भी कॉन्जुगेट बेस अलग अलग। जैसे ही कॉन्जुगेट बेस अलग अलग आ जाए, अब यहां पर हम कॉन्सेप्ट बोलने जा रहे हैं, ध्यान देना। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसको प्यार से हमने बोल दिया मीना। हम प्यार से बोल रहे हैं, तुम ना बोलना कहीं कुट ना जाना। मीना मतलब क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या इसको BSA बोल देते हो, बिग साइज एटम। ध्यान देना, जो निगेटिव चार्ज है, ध्यान देना, जो निगेटिव है, जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है उस पे जो निगेटिव है वो कहां ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर या बड़े साइज के एटम पर। फिर सर एक प्रॉब्लम आ गई, अब हम कहां साइज देखें, कहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें? तो अब यहां मेरे शब्दों को पकड़ना और समझने की कोशिश करना। जैसे ही आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल मिले, पहला आप ये चेक करना कि कॉन्जुगेट बेस सेम है या डिफरेंट है। अगर आपको डिफरेंट मिल रहे हैं तब आप इसमें पकड़ना कि वो ग्रुप में अरेंज है या पीरियड में अरेंज है। 2 सेकंड में आपका सवाल लग जाएगा। जैसे इसको आपने चेक किया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब पीरियड में। पीरियड में बेटा डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है बेटा, पीरियड में डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। देखो इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी, ये आपका रिफ्लेक्स पे काम करेगा। जैसे ही सवाल आपके सामने आएगा आप क्या चेक करोगे, कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस बनाने की जरूरत नहीं, आपको दिख जाएगा कॉन्जुगेट बेस सबके डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं सब डिफरेंट आ रहे हैं। कहां अरेंज है, पीरियड में या ग्रुप में? सर पीरियड में अरेंज है। पीरियड में क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो इस बिहाफ पे सबसे ज्यादा एसिडिक HF, फिर वाटर, फिर NH3 और फिर कौन हो जाएगा, CH4। बात समझ में आ रही है? पूरा क्लियर हो रहा है नहीं क्लियर हो रहा है बेटा? अगला आइए, आपने इसको चेक किया, आपसे पूछा गया एसिडिक स्ट्रेंथ को अरेंज करके बताइए। हमने कहा ठीक है बताते हैं। हमने जैसे इसको देखा, हमने कहा यार सारे कॉन्जुगेट बेस तो अलग अलग आएंगे, इसमें F माइनस, उसमें Cl माइनस। अपने दिमाग में सारा काम चल रहा है। एग्जाम में जब जाओगे तो ये माइक्रो सेकंड में होगा आपके लिए। ये Br माइनस हो जाएगा, ये I माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो अब क्या करना चाहिए, अब चेक करना चाहिए कि अगर अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है सारे कॉन्जुगेट बेस, तो हमको चेक करना है ये ग्रुप में अरेंज है या पीरियड में अरेंज है। तो हमने देखा यार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो पीरियड में अरेंज है, सॉरी ग्रुप में अरेंज है।
अगर ग्रुप में अरेंज है तो क्या देखोगे बेटा, साइज, जिसका साइज बड़ा होगा उस पे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो साइज किसका बड़ा हो जाएगा, आई माइनस का, तो सबसे ज्यादा एसिडिक आई, एच आई, फिर HBr, फिर HCl, HF। एक सेकंड में सवाल लगा के चले आए। क्लियर है नहीं क्लियर है? दो ही काम करने, कंजुगेट बेस चेक करना है सेम है या डिफरेंट है। क्लियर है नहीं क्लियर है? सेम है तो मेथड दूसरा, डिफरेंट है तो मेथड दूसरा। डिफरेंट में भी क्या चेक करना है, ग्रुप अरेंज है या पीरियड अरेंज है। जैसे ग्रुप देखा तो हमने साइज वाला पोर्शन लगा दिया, और जैसे ही हमने पीरियड देखा वैसे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो है कॉन्सेप्ट उसमें लगा दिया। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम पढ़ते हैं बेटा व्हेन कंजुगेट बेस आर सेम। पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे फिर सवाल ढेर सारे लगवाएंगे। सवाल बहुत है बेटा, सवाल बहुत है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पेन बदल चुक, दूसरा ले लेते हैं बेटा। ये हमारे पास CH3COOH है, एक ले लिया, ठीक बात है। दूसरा हम लेते हैं यहां पर CCl3COOH, दो अलग अलग एसिड आपको दिख रहे हैं। अब इसमें आप सबसे पहले अपने माइंड में बनाओ यार कंजुगेट बेस है कौन सा। तो जब यहां से H को हटाओगे, जैसे ही आप यहां से H को हटाओगे, ये H हटा, ये माइनस आएगा, ये H हटा, ये माइनस आएगा, दिख गया। दोनों कंजुगेट बेस क्या है बेटा, हमारे पास सेम है। इसमें भी CO माइनस है, इसमें भी CO माइनस है, कंजुगेट बेस क्या है दोनों में से। अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था। अब इस पे जो नेगेटिव चार्ज को घटाएगा वो इसको ज्यादा स्टेबल करेगा। क्या बात समझना, कॉन्सेप्ट समझना बेटा, जो नेगेटिव चार्ज को घटाएगा वो ज्यादा स्टेबिलिटी पैदा करेगा। अगर आप CH3 को चेक करो तो ये प्योरली प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर CO पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मतलब नेगेटिव बढ़ जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी जो होगी वो इसकी घट जाएगी। मतलब CH3 जो है वो इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। यहां पे आ जाओ, Cl आपको दिख रहा होगा और 3 Cl है, इसका मतलब ये कैसा है, माइनस आई। माइनस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका नेगेटिव घटेगा, और जब इसका नेगेटिव घट जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बच्चा समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। चमका नहीं चमका, बहुत अच्छी बात है। अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है कंजुगेट बेस की, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या है, ज्यादा। कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत प्यार से कॉन्सेप्ट समझ लो कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। कंजुगेट बेस पे नेगेटिव होता है तो अब ध्यान देना, यहां से एक रिजल्ट हम निकालने ले रहे हैं कि भाई प्लस आई वाले जो भी हैं वो स्टेबिलिटी घटा देते हैं, और माइनस आई वाले हैं वो स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो यहां से एक रिजल्ट हम आपको दिखा रहे हैं बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ सॉरी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई हो जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा। इस बिहाफ पे अगर आप इसको चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो अब ध्यान दीजिएगा, जहां जहां माइनस आई ग्रुप लगा होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, और जहां जहां प्लस आई ग्रुप लगा होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब आप कहोगे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने एसिडिक और बेसिक की बात की थी, वहां पर आपने प्लस आई माइनस, नहीं नहीं नहीं, अगर कंजुगेट बेस हमारा पास सेम बन रहा है तब प्लस आई माइनस आई लगाएंगे, अदरवाइज प्लस आई माइनस आई नहीं लगाएंगे। तब हम अगर कंजुगेट बेस डिफरेंट है तो सीधे हम ग्रुप और पीरियड देखेंगे, और ग्रुप में क्या देखेंगे बेटा, ग्रुप में हम देखेंगे साइज, पीरियड में देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चमका नहीं चमका, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा एक बात और समझ लेना, अभी सवाल बन जाता है, इस पे ध्यान देना। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर किसी की ज्यादा, ध्यान देना इस पे सवाल बनते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वहां से, अब हमको तो यार सब लोग बदनाम किए हैं कि ये तो फिजिकल केमिस्ट्री का ग्रेट टीचर है। अब आप लोग बताओ यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कमाल कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है ना? थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
सवाल बनता है, सवाल बनता है, मिलेगा भी सवाल। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है जिसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वो के से होता है। के, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, आपको पढ़ाया है, जिनको जिनको हमने पढ़ाया वो जरूर बताएंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है पी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है पीएच के। ध्यान देना, यहां से भी सवाल बनता है। अगर किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है दैट मींस उसका के ज्यादा है, दैट मींस उसका पीके क्या है बेटा, कम है, और उसका पीएच भी क्या है, कम है। क्लियर है नहीं क्लियर है? उसका पीएच भी क्या है, कम है। के की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है नहीं क्लियर है? कोई डाउट वाली बात तो नहीं? बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान समझिएगा, हमें हमारे हिसाब से आपने बहुत अच्छे से चीजों को समझ लिया है। क्लियर है नहीं क्लियर है? इंडक्टिव में क्या एप्लीकेशन है इंडक्टिव के, तीन। कौन कौन से? एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना, बेसिक स्ट्रेंथ पता करना और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की हम यहां बात नहीं करने वाले, एसिडिक स्ट्रेंथ की पहले बात करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले जानेंगे एसिड कौन होता है। जो H प्लस दे वो एसिड, H प्लस निकालने के बाद जो बचे वो कॉन्जुगेट बेस। जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। कैसे निकालते हैं? कॉन्जुगेट बेस को चेक कर करके। कैसे चेक करते हैं? अगर सेम है तो प्लस आई माइनस आई से निकालेंगे, अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो किससे निकालेंगे? या तो ग्रुप देखेंगे या पीरियड देखेंगे। ग्रुप में क्या देखेंगे बोलो बच्चों? साइज देखेंगे। पीरियड में क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए अब दो तीन बातें हैं जो पहले हम कर चुके हैं फिर यहां पे बता दे रहे हैं। सबसे पहली बात ये समझिएगा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ये बात हम कर चुके हैं। जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी उतना इंडक्टिव कम होता चला जाएगा, इधर पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव का लेना देना नहीं है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, डिस्टेंस बढ़ेगी इंडक्टिव कम हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट समझना, अगर चेन के बीच में CH2 ग्रुप जो आपको दिख रहा है, अगर ये CH2 ग्रुप बढ़ता जाएगा मतलब चेन लंबी होती चली जाएगी। अगर CH2 ग्रुप बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्लस आई बढ़ जाएगा। प्लस आई बढ़ जाएगा तो अब आप लोग खुद बोल के बताना यार, कमेंट जरूर करना भाई, अच्छे अच्छे कमेंट करना। प्लस आई अगर बढ़ जाएगा तो प्लस आई से क्या बढ़ता है बेटा? प्लस आई से एसिडिक कम होता है, बेसिक बढ़ता है। बेसिक का टॉपिक अलग से लेंगे, लेकिन यहां पे याद करो बेटा, प्लस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप अगर इंक्रीज करेंगे तो प्लस आई बढ़ेगा, जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। एक और बहुत बढ़िया पॉइंट है, परसेंट एस कैरेक्टर। बेटा परसेंट एस कैरेक्टर कैसे पता चलता है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास ये हमने CH3 बना दिया, ये हमारे पास कोई एल्केन है, हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना दिया, एल्कीन है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना दिया, एल्काइन है। एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है, इसका sp2 होता है, इसका sp होता है। ठीक है ना? sp3 में s करेक्टर जाहिर सी बात है आपको दिख रहा है, 1/3 तो इसमें s है और 2/3 p है। तो यहां पर जो s करेक्टर है वो कितना है? 25%। यहां तकरीबन 33%, 33% आता है, और यहां पर sp में 50% आता है। तो ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा परसेंट एस कैरेक्टर, पॉइंट अच्छा है, ध्यान दीजिएगा काम आएगा, जितना ज्यादा परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब माइनस आई बढ़ेगा। और माइनस आई अगर बढ़ेगा तो सर क्या होगा? सर क्या होगा जल्दी बताइए? माइनस आई होगा तो क्या हो जाएगा? उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर इन तीनों में हमसे कोई पूछ दे सबसे ज्यादा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा एसिडिक एल्काइन, फिर एल्कीन, फिर एल्केन। रीजन बताओ सर? रीजन ये है कि इसमें एस कैरेक्टर 25%, इसमें 33%, इसमें 50%। सर उससे क्या होगा? जिसका
जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका माइनस आई ज्यादा, और जिसका माइनस आई ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। चमका नहीं चमका? क्लियर है नहीं क्लियर है? बहुत मेहनत से पढ़ा रहे बेटा, ध्यान दीजिएगा। परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो माइनस आई इंक्रीज करेगा, और माइनस आई इंक्रीज करता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी बेटा? इंक्रीज करेगी। हाइड्रोकार्बन के केस में ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं, अच्छी तरीके से घोल के पी जाओ। क्लियर है नहीं क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए बेटा और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आ गए। अगर हमसे ये पूछे कि सर इसके जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको अरेंज करके दिखाओ, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो आप सबसे पहला काम ये करना कि इसके कॉन्जुगेट बेस को चेक करना। इसमें हमारे पास COH है, इसमें भी COH है, इसमें भी COH है, सब में कॉन्जुगेट बेस सेम ही आएगा। और अगर सब में कॉन्जुगेट बेस सेम आ रहा है दैट मींस क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? प्लस आई या माइनस आई। अब ध्यान देना बेटा, एक काम और किया करो इसमें, इस ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें जो पूरा पोर्शन है उसको घेर लिया करो जो सेम है। जैसे अगर देखना बेटा एसिड के केस में खास तौर पर उसको घेर लिया करो। जैसे हमारे पास COH के साथ एक कार्बन, CH2 CH3 कुछ भी हो प्रॉब्लम नहीं है, एक कार्बन, ये पूरा हमने ऐसे घेर लिया। COH के साथ एक कार्बन, इसने भी घेर लिया। ध्यान देना COH के साथ एक कार्बन, हमने इसको घेर लिया। ठीक है, इतना पोर्शन तीनों में सेम है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तीनों में सेम है। इसके अलावा जो लगेगा वो ग्रुप लगेगा। इसमें कौन सा ग्रुप लग रहा है? CH3 मतलब प्लस आई। इसमें कोई ग्रुप लग नहीं रहा है, हालांकि अगर इसको चेक करो तो आप कर सकते हो कि इसको CH2 कह दो, इसको COH कह दो, एक H बाहर निकाल दो, बात वही बनेगी। हम तो आपको नीट के बिहाफ से बता रहे कि जल्दी कैसे लगाया जाएगा, ठीक है ना? H लगा लो, H का कोई वैसे भी इफेक्ट नहीं होता है। यहां पे हमने घेर लिया, यहां पे क्या है? Cl, ये है माइनस है। अब हमने पढ़ा है जो माइनस आई वाला होता है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, प्लस आई वाला घटाएगा, और H वाला ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा एसिडिक बेटा? थर्ड वाला हो जाएगा। थर्ड के बाद कौन होगा? सेकंड हो जाएगा, और सेकंड के बाद फर्स्ट। फर्स्ट वाला लास्ट में क्यों आ गया? सर उसमें प्लस आई लगा था, उसने एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप घेरना शुरू करो। CO एसिड के साथ एक कार्बन यहां मिल रहा है, कॉमन ले लिया करो। इसके साथ एक कार्बन यहां मिल रहा है, इसके साथ एक कार्बन यहां मिल रहा है, ठीक है ना? ये सब में सेम सेम है। अब ग्रुप देखो, इसमें लगा Cl माइनस आई वाला, इसमें लगा Cl माइनस आई, ये भी माइनस आई, इसमें भी Cl सर, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई। सर हम तो यहां पे फंस गए आके। क्या फंस गए बेटा? सर यहां पे तीनों माइनस आई है, तीनों एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएंगे। अब हम किसको कहें ज्यादा बढ़ाएगा? तो ध्यान देना यहां पर क्या, हर जगह पर एक रूल याद रखना, माइनस आई के लिए आप DNP रूल का यूज करना। सबसे पहले देखना डिस्टेंस, जो ग्रुप लगा हुआ है कितनी दूरी पर है, जितना ज्यादा दूर हो जाएगा उतना उसका माइनस आई कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जब डिस्टेंस अगर सेम हो तो देखना नंबर, जिसका नंबर ज्यादा, ध्यान देना जिसका नंबर ज्यादा उसका माइनस आई ज्यादा। अगर नंबर भी सेम आ जाए तब पावर देखना, जिसकी पावर ज्यादा उसका माइनस आई ज्यादा। पावर सर क्या होता है? जैसे ClBr में और F में तो फ्लोरीन की पावर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, फ्लोरीन ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये बात समझ में आ रही है? समझाते हैं, देखिएगा। तीनों में Cl, ग्रुप से डिस्टेंस बराबर, ग्रुप से डिस्टेंस बराबर, ग्रुप से डिस्टेंस बराबर, मतलब डिस्टेंस से तो डिसाइड नहीं होगा। अब नंबर पे आते हैं, एक नंबर, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन। जाहिर सी बात है जिसके पास ज्यादा क्लोरीन लगा हुआ है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा, उससे कम 2 वाला, और सबसे कम 1 वाला। ध्यान देना नंबर आप तभी देखना जब डिस्टेंस से डिसाइड नहीं हो पा रहा है।
अगर अगर यहां पर ध्यान देना, अगर इसी केस में हम ये कर देते, ध्यान समझ लो, CH2COOH ले लेते और यहां पर हमने Cl लगा देते, और फिर हम एक और केस लेते, ये CH2COOH ले लेते और यहां पर एक दो नहीं तीन Cl लगा देते। अब आपसे पूछते किसकी एसिडिक डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप कहते सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे, COOH से जो क्लोरीन की डिस्टेंस है ये हमारे पास उसके जस्ट बाद वाले कार्बन पर है। यहां पर आ जाओ, COH के बाद एक कार्बन है, उसके बाद दूसरे कार्बन पर Cl है, मतलब डिस्टेंस बढ़ गई। तो सबसे पहले जिसकी डिस्टेंस कम होगी वही ज्यादा एसिडिक कहलाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? डिस्टेंस सबसे पहले देखोगे, देन नंबर, और उसके बाद फिर क्या देखोगे? पावर। अगला सवाल इसी बेस पे बेटा ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर आप चेक करिए, आप घेर दीजिए COH के साथ एक CH2, ये हमने घेर दिया। COH के साथ एक, बड़ा सिंपल सवाल है बेटा, कॉन्जुगेट बेस सब में से क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। कॉन्जुगेट बेस सेम आ रहा है तो प्लस आई और माइनस आई देखेंगे। इत्तेफाक से सारे माइनस आई के, सारे माइनस आई के, तो हम रूल लगा देंगे DNP रूल। डिस्टेंस चेक करो बेटा, एसिड से डिस्टेंस फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, फिर आयोडीन की, सबकी डिस्टेंस सेम आ रही है। एसिड के बाद एक कार्बन, फिर ग्रुप, एक कार्बन ग्रुप, कार्बन ग्रुप, कार्बन ग्रुप, मतलब डिस्टेंस से डिसाइड नहीं होगा। अब देखते हैं नंबर। सर फ्लोरीन का नंबर एक, ब्रोमीन का एक, क्लोरीन का एक, आयोडीन का एक, सबका एक ही एक है, मतलब नंबर भी डिसाइड नहीं कर पाएगा। अब पावर करेगा। अब ध्यान देना, वहां पर हमने हेलोजन लिखाया था, लेकिन बता यहां पे रहे, हेलोजन में सबसे ज्यादा पावर फ्लोरीन की, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा? अपने आप अरेंज करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्वेश्चन हम इससे बता दे रहे हैं SQB लिख के, आप लोग मालूम होगा SQB कौन है, SQB लिख के इसका आंसर जरूर आप लिखना। क्लियर है नहीं क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो अब इसको जब हम चेक करेंगे फिर वही देखेंगे अपना कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस हमको दिख रहा है, एक कार्बन इसमें कॉमन है ले, क्योंकि सब में उतना ही रहेगा। फिर यहां पर भी देख लीजिएगा COH आपको दिख रहा है, यहां पर भी COH दिख रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या चेक करते हैं बेटा, जो हमारे पास ग्रुप लगा है Br, इसको चेक करते हैं, क्योंकि सब में कॉन्जुगेट बेस तो सेम है। तो जब कॉन्जुगेट बेस सेम आ जाए तो हम DNP रूल लगा लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। पहले डिस्टेंस चेक करेंगे। अब जब हम डिस्टेंस चेक करने बैठे तो पहले वाले में Br जो होता, Br था वो जस्ट COH के बगल वाले कार्बन पे था। दूसरे वाले ऑप्शन में ये Br थोड़ा दूर हो गया, और थर्ड वाले ऑप्शन में Br सबसे लास्ट में पहुंच गया। इसका मतलब जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती चली गई उतना इंडक्टिव घटता चला गया, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ घटती चली गई। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो किसकी होगी? फर्स्ट वाले की, देन सेकंड वाले की, और देन बेटा थर्ड वाले की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करिए बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये सब हमारे पास डाई एसिड्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओम्स गैप पढ़ा होगा, बहुत बढ़िया एक तरीका है, ओ माय गॉड गैप, ठीक है ना। और इसको और तरीके से भी हमने आपको बताया था, OMS, MS मतलब महेंद्र सिंह धोनी, जो KKR के फैन है वो थोड़ा जल जाए, ठीक है, और जो हमारे तरीके से चेन्नई वाले हैं खुश हो जाएं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास ऑक्जेलिक है, ठीक है ना, ऑक्जेलिक एसिड है। चलिए आप नाम छोड़िए, आप इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, नाम तो आप बाद में जान लेंगे, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने बताया था कि जितना जितना CH2 ग्रुप अगर बढ़ता चला जाएगा तो प्लस आई इंक्रीज करेगा, प्लस आई इंक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। सो सिंपल। इसमें एक को CH2 नहीं है, इसमें बीच में एक CH2 है, इसमें दो CH2 है, तो सबसे कम थर्ड वाला हो जाएगा, फिर सेकंड वाला, और सबसे ज्यादा फर्स्ट वाला। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट की हो जाएगी, फिर सेकंड की हो जाएगी, और फिर थर्ड की हो जाएगी। आपको वो ट्रिक भी याद कर लेनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं ओम्स गैप, ठीक है ना। सारे याद करो,
O मतलब ऑक्जेलिक, M मतलब मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडेपिक और पामेलिक एसिड होते हैं। इसमें बीच में CH2 जो होता है वो एक भी नहीं होता, 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5। CH2 0, CH2 बीच में 1 दिख रहा होगा। दोनों एसिड के बीच में CH2 0, 1, 2, इसके अलावा और भी हमारे पास एसिड होंगे। जितना जितना CH2 बढ़ता चला जाएगा उतनी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। तो इस बिहाफ पे देखें तो सबसे ज्यादा ऑक्जेलिक, फिर हमारे पास मेलोनिक एसिडिक हो जाएगा, फिर सक्सिनिक हो जाएगा, फिर हमारे पास ग्लूटारिक हो जाएगा, फिर हमारे पास एडेपिक हो जाएगा और लास्ट में पामेलिक हो जाएगा। ये भी अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक बात है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, चेक करिएगा। इसको H हटाओगे O पे माइनस, H हटाओगे O पे माइनस, H हटाओगे O पे माइनस, H हटाओगे O पे माइनस। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चे? मतलब सब में जो है कंजुगेट बेस क्या है? सेम। कंजुगेट बेस सेम होगा तो हम प्लस आई और माइनस आई से डिसाइड करेंगे। अब यहां पर CH3 लगा हुआ है, यहां पर C2H5 लगा हुआ है, यहां CH3 का होल ट्वाइस CH है, यहां पर CH3 का होल थ्राइस है। इसका मतलब यहां पर प्लस आई वाले लगे हुए हैं सारे ग्रुप। जिसका ज्यादा प्लस आई होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा, और जिसमें सबसे कम प्लस आई होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? माइनस आई एसिडिक बढ़ाता है और प्लस आई एसिडिक घटाता है। क्लियर है नहीं क्लियर बच्चे? तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिर्फ एक कार्बन दिख रहा है, यहां पर 2 कार्बन दिख रहे हैं, यहां पर 3 और 1 4 कार्बन दिख रहे हैं, यहां पर 3 और 1 4 कार्बन दिख रहे हैं। टर्शरी है, यहां पर 2 और 1 3 कार्बन दिख रहे हैं। ठीक बात है। तो जितने ज्यादा कार्बन बढ़ते चले जाएंगे उतना जो है हमारे पास प्लस आई बढ़ता चला जाएगा, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ घटती चली जाएगी। बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? फर्स्ट वाला। क्यों? उसका प्लस आई सबसे कम। उससे कम हमारे पास एसिडिक कौन सा होगा? सेकेंड, फिर हमारे पास थर्ड हो जाएगा और फिर हमारे पास फोर्थ हो जाएगा। रीजन आपको समझ में आ रहा होगा क्या है बेटा? प्लस आई जितना बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी घट जाया करती है। क्लियर नहीं क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सारा क्वेश्चन एकदम क्लियर करा देंगे आपको, कुछ भी नहीं छूटेगा। पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होने वाला है, क्लियर एकदम मक्खन। देखिएगा बेटा, यहां पर फिर हमारे पास ये दे रखा है, एसिड्स दे रखे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी COH, यहां पर भी COH, यहां पर भी COH। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चे? बात समझ लीजिएगा बेटा। COH 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 है, मतलब कंजुगेट बेस तो सेम। कंजुगेट बेस सेम तो किससे चेक करेंगे? प्लस आई और माइनस आई से। अब चेक करना है बेटा, ये वाला ग्रुप तो प्लस आई शो करेगा क्योंकि एल्केन है। एल्कीन और एल्काइन जो है वो माइनस आई शो करते हैं, ये बात आपको अच्छी तरीके से मालूम है। और इन दोनों में ज्यादा माइनस आई कौन होता है? एल्काइन वाला। रीजन बता चुके हैं अभी, हाइब्रिडाइजेशन से बता चुके हैं और ऑर्डर भी लिखा चुके हैं माइनस आई का। आप चेक करिए, वीडियो बैक करके देखिएगा बेटा, पॉज करके चेक करिए और फिर यहां पे सवाल को लगाइए। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसमें माइनस आई सबसे ज्यादा, कौन हो जाएगा? थर्ड वाला, फिर हमारे पास सेकेंड वाला और सबसे लास्ट में फर्स्ट वाला। क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छे से बेटा क्वेश्चन कर पा रहे हो आप लोग? देखो क्वेश्चन की क्वालिटी मेंटेन की हुई है। आज बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा, और आप ये समझ लीजिए आपको इंडक्टिव में इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा। क्लियर नहीं क्लियर है? कोई दावा तो, कोई भगवान तो है नहीं, कोई अल्लाह तो है नहीं, कोई ऐसा दावा नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। 99.99% इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप लोग बहुत इत्मीनान से करिए और कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। क्या कॉन्सेप्ट है? वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी। कैसे चेक करते हैं? सेम है तो अलग तरीके से, डिफरेंट है तो अलग तरीके से। डिफरेंट में भी क्या चेक करते हैं? ग्रुप से चेक करते हैं, पीरियड चेक करते हैं। सेम है तो क्या चेक करते हैं? प्लस आई और माइनस आई। क्लियर है नहीं क्लियर है? आइए देखिए बेटा, ये हमारे पास है वाटर, ये हमारे पास है अल्कोहल ROH। अगर आपसे पूछा जाए इसमें ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, तो पहले तो आप चेक करिए क्या इसमें कंजुगेट बेस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप इसका H हटाओगे, माइनस लग जाओगे, H आएगा, माइनस आएगा, मतलब माइनस दोनों जगह ऑक्सीजन पे, मतलब कंजुगेट बेस तो सेम है। अगर ये सेम है तो हम किससे चेक करेंगे बेटा? प्लस आई माइनस आई से। अब जरा चेक करो, जो R है वो प्लस आई ग्रुप है, एल्किल ग्रुप, और जो
H है वो तो हमारे पास जीरो वाला है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा, ये प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, ध्यान देना, प्लस आई जो होगा एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, और यहां पर जो अल्कोहल है उसमें H जो लगा हुआ है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा नहीं, नहीं बढ़ाएगा। तो बट नेचुरल है, वाटर जो होते हैं वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। लेकिन इधर भी ध्यान दें, एक ध्यान दें बेटा, ध्यान दें, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये ध्यान से ध्यान दें। अगर आपसे पूछा जाए CH3OH में, मतलब मेथाइल अल्कोहल और वाटर में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो बेटा भावनाओं में मत बह जाना। आप कह दोगे यहां पे CH3+I लगाए घटा देगा, ये घटाता नहीं है, इस पे ध्यान रखना। मेथाइल अल्कोहल और वाटर में जो मेथाइल अल्कोहल है ज्यादा एसिडिक होता है। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, यहां से आप पॉइंट समझ लीजिए, पॉइंट याद करिए, रटिए, नीट एग्जाम में आएगा तो आपके रिफ्लेक्स में क्वेश्चन होना चाहिए कि अल्कोहल और वाटर में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, वाटर। लेकिन मेथाइल अल्कोहल जो होता है वो वाटर से भी ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये भी हमने आपको कराया हुआ है बेटा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में SQB2 करके लिखिएगा, SQB2 करके इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखिए। क्लियर है, नहीं क्लियर है? क्वेश्चन कराया हुआ है, इसको जरूर आप लिखिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बेटा, इसमें भी थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाइएगा। अब इसमें भी एल्काइन है, इसमें भी एल्काइन है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, 50% s कैरेक्टर है, 50% s कैरेक्टर है। तो सर हम क्या करें बेटा? तो लेकिन इसमें एक CH3 ग्रुप भी तो लग गया है, और अगर CH3 ग्रुप लग गया है तो वो प्लस आई होगा, और प्लस आई होगा तो क्या करेगा बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। तो दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें CH3 क्या कर देगा, कम कर देगा। क्लियर नहीं क्लियर है? एल्केन एल्किन एल्काइन समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन बेटा चेक कर लेते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमने बहुत कुछ भर दिया है। पहले नंबर पर अल्कोहल, एसिड, वाटर, हाइड्रोकार्बन में एल्काइन, फिर डबल बॉन्ड में एल्कीन, फिर अल्कोहल, फिर एल्काइन, फिर एल्केन, और लास्ट में फिर अल्कोहल। बड़ा सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन का ये पूरे चैप्टर का एकदम लुब्बे लबाब सार है जो अभी तक समझाया। अब इसमें समझिएगा, एक बड़े मशहूर शायर हुए हैं, उन्होंने बोला था, जो लोग बड़े होते हैं वो अलग बात है, चुपचाप खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े होते हैं बड़े रहते हैं। तो इस बात को ध्यान समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए इन सब में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो पहले तो इस तरीके से शॉर्ट लिस्ट करिएगा कि जो एसिड है उसका कंपैरिजन आप अल्कोहल से नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो अल्कोहल से ज्यादा। अब अल्कोहल से ज्यादा कौन होता है बेटा, वाटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, वाटर के बाद कौन सा हो जाएगा, ROH अल्कोहल, और उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन आएंगे, हाइड्रोकार्बन आपको मालूम है सबसे पहले कौन आएगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड वाला, फिर डबल बॉन्ड वाला, फिर सिंगल बॉन्ड वाला। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और वाटर से पहले एक्सेप्शनली जो था वो CH3OH को जरूर रखिएगा बेटा। जब आपके पास अल्कोहल, एसिड, हाइड्रोकार्बन मिक्स सवाल आ जाए तो इसको मत भूलिएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक एसिड ही होगा। आप बहुत कुछ भी लगा दो अल्कोहल में, एसिडिक सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, एसिड रहेगा। तो इन सब में सबसे पहले एसिड को ढूंढो। एसिड हमारे पास एक नंबर पे है और कहीं एसिड नहीं, तो पहला तो एसिड हो गया पहला नंबर। उसके बाद अल्कोहल, वाटर से भी पहले CH3OH कहीं दिख रहा है, 7वें नंबर पे हमें दिख रहा है, 8वें नंबर पे दिख रहा है, तो ये हमारे पास 8वां हो गया। ठीक है, उसके बाद वाटर कहीं दिख रहा है तो हमारे पास दूसरे नंबर पर दिख रहा है। बहुत सो सिंपल। फिर हमारे पास अल्कोहल। अब अल्कोहल कहां कहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, पेन बदल चूक,
एल्कोहल कहां कहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा, एक एल्कोहल तो ये हमको मिला, दूसरा एल्कोहल तो ये हमारे पास हो गया है, और तो हमें कहीं दिख भी नहीं रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो सिंपल हो गया हमारे लिए, सिंपल हो गया हमारे लिए। तो इसके बाद हम पांचवें नंबर को दे देंगे। फिर हमारे पास कौन हो बचा, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये थर्ड नंबर पर आ जाएगा। फिर उसके बाद एक और ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि उसमें प्लस आई है तो वो भी कम हो जाएगा, तो हमारे पास ये छठवां नंबर आ जाएगा। फिर हमारे पास कौन डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड, यस हमारे पास ये डबल बॉन्ड फोर्थ नंबर पे हमको दिख रहा है, तो हमारे पास फोर्थ नंबर पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर सिंगल बॉन्ड कोई दिख रहा है, बिल्कुल सेवेंथ पे दिख जाएगा। तो आप बेटा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जब अल्कोहल एसिड वाटर को मिक्स करके देंगे तो पहले एसिड वाले को अरेंज कर लो, उसके बाद फिर मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, फिर आप वाटर लेना, फिर बचे वाले अल्कोहल को अरेंज कर लो, फिर जो हाइड्रोकार्बन है उनको अरेंज कर लो। क्लियर है नहीं क्लियर है? हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले एल्काइंस, फिर एल्कीन्स और फिर एल्केन्स आ जाएगा। बहुत ही सॉर्ट आउट तरीके से आपको बता दिया। क्लियर है नहीं क्लियर है? पूरा आज पूरा इंडक्टिव एकदम मस्त, एकदम मक्खन जैसा लेक्चर लगा होगा बेटा आप लोगों को। क्लियर है नहीं क्लियर? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। एक सवाल है बड़ा प्यारा सा, चलिए आप लोग बताइए, इसमें हमको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कॉन्जुगेट बेस कौन है। इसमें देखा O पे नेगेटिव, इसमें देखा S पे नेगेटिव, मतलब कॉन्जुगेट बेस अलग अलग। अगर डिफरेंट हो जाता है तो इंडक्टिव प्लस आई माइनस आई से नहीं देखते, फिर किससे देखेंगे, या तो हम किससे देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, और या फिर हम किससे देखेंगे साइज से। अब साइज कहां कहां लगता है, साइज बेटा लगता है ग्रुप में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां लगती है, वो लगती है पीरियड में। तो बेटा ऑक्सीजन और सल्फर कहां अरेंज है, ग्रुप में। जाहिर सी बात है अगर ग्रुप में अरेंज है तो जिसका साइज ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा, तो ये हमारे पास CH3SH का जो है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, CH3OH से ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए बेटा ये हमारे पास लास्ट सवाल है, ये सवाल बेटा आपके लिए छोड़ते हैं SQB3 के नाम से। बेटा इसका आंसर दीजिएगा, SQB3 लिखिएगा, उसके नीचे इसका आंसर अरेंज करके आप हमें दीजिएगा। और ये सवाल जो है बिल्कुल वैसे ही लगेगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, सल्फर पे नेगेटिव आ रहा है। बहुत ही बढ़िया सवाल दिया है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा बेटा, आपका इंतजार रहेगा। इसी तरीके से आपको रोज रोज जो है आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, और पूरी केमिस्ट्री आपकी बहुत बढ़िया तरीके से हम कर देंगे। और बेटा जो भी सजेशन हो, अब यहां तक आपने देख लिया है तो इसका मतलब पूरा लेक्चर आप देख के आए हो, जो भी सजेशन हो बेटा वो प्लीज कमेंट बॉक्स में दो और अच्छे अच्छे कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच, आपका कोच साकिब रजा।